बुलेटिन में बात होगी 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की, बढ़ती बेरोजगारी पर राहुल गांधी के मोदी सरकार पर सवालों की। देखेंगे अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर बीजेपी नेताओं में मची होड़ को, क्यों बार बार लोगों के पैर पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं नीतीश कुमार। जानेंगे कैसे किसानों ने बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केस नंबर 35 मुरारी लाल बनाम मुंगेरी लाल हाजिर हो। जनाब ये लीजिए, ये PIL है और PIL को IPL लिखा है आपने, पिटीशन को कंपटीशन लिखा है। गलती हो गई मिलॉर्ड, गलती। चलो कार्रवाई शुरू करो। जनाब ये मेरा मुवक्किल मुरारी लाल है, इसकी मुर्गी 3 दिन से लापता है। इनका इल्जाम है कि मुंगेरी लाल ने इनकी मुर्गी चुरा ली है। साहब ये मुंगेरी लाल मेरी मुर्गी चुरा कर खा गया है। ये आदमी 420 है माई बाप। नहीं बोल सकते 420 मुंगेरी लाल, धाराएं बदल गई हैं। धारा बदल गई है, साहब मैं आजाद हूँ। अरे पकड़ के रखो इसको यार। वकील साहब आप तो नई धारा बताओ कौन सी लगेगी, मिसिंग की लगेगी या अपहरण की लगेगी। मिलॉर्ड सारी धाराएं बदल गई हैं। आपकी अगर किताब मिल जाती तो। किताब क्यों मिल जाती? वैसे बैठो आप वकील साहब, ये डिफेंस को कुछ सवाल करना है। हाँ तो मिस्टर मुरारी लाल, आपकी मुर्गी का पड़ोस के मुर्गे के साथ क्या संबंध था? वकील साहब वो दोनों दोस्त थे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, एक मुर्गा और मुर्गी कभी दोस्त नहीं हो सकते। इनकी मुर्गी पड़ोस के मुर्गे के साथ भाग गई है, ये मामला चोरी का है ही नहीं। जज साहब मैं जाऊं फिर? अरे बैठो तुम यार। वकील साहब आप ये बताओ धारा कौन सी लगेगी? जज साहब अगर आपकी किताब मिल जाती तो। यार कमाल करते हो आप दोनों यार, हैं? एक धारा नहीं याद होती आपको? किताब लाना जरा। जनाब वो तो दूसरे जज साहब ले गए। साहब मेरी मुर्गी। साहब मैं जाऊं, आजाद हूं ना मैं। अरे कोई धारा बताएगा। जज साहब धारा बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कई साल की मेहनत के बाद मैंने सारी धाराएं याद की थी, रट्टा लगाया था। अदालत में वही धाराएं मैं फराटे से बोलता था। कई केस जीते थे मैंने योर ऑनर, लेकिन अब धाराएं बदल चुकी हैं। अब फिर से नई धाराएं पे धाराएं, धाराएं पे धाराएं, धाराएं पे धाराएं मिली है मिलॉर्ड, लेकिन याद करने का टाइम नहीं मिला। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई टली। जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को केस से किया अलग। अब CJI नई पीठ करेंगे गठित। केजरीवाल की जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा जमानत रद्द करना अन्याय की विफलता के समान। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो CRPC के सेक्शन 125 के तहत कर सकती है दावा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 426 अंकों की गिरावट के साथ 79,924 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 108 अंकों की गिरावट के साथ 24,324 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। कहीं वोटिंग को लेकर लोगों में उम्मीद से ज्यादा जोश नजर आया, तो कहीं दो पक्षों में झड़प की भी खबरें सामने आई। ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन और NDA यानी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। तो कैसा रहा उपचुनाव का हाल, किस सीट पर किसे मिली लीड, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहित 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान उत्तराखंड में जबरदस्त टकराव की खबरें दिन भर आती रहीं। दरअसल उत्तराखंड की मैंगलोर सीट, जिस पर मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक मानी जाती है, और बीजेपी इस सीट को कभी नहीं जीत सकी है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में मुस्लिमों को वोट डालने से रोकने के लिए बीजेपी ने कई जगह हिंसा का सहारा लिया, और ये सब प्रशासन के सहयोग से किया गया है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार तय दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मानिकटला सीट पर उपचुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे पर वोटरों को पैसे देने के आरोप लगे हैं। इन सब के बीच कुछ स्थानों पर EVM की खराबी की भी खबरें आई हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव कराया गया था उसमें बिहार की रुपौली सीट पर 55%, हिमाचल प्रदेश की नालगढ़ सीट पर 78%, देहरा में 68 और हमीरपुर सीट पर 69% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर 76% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर 81% रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पर 70% और बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम 50% वोटिंग हुई। बद्रीनाथ में वोटिंग कम होने के पीछे खराब मौसम को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बरसात के मौसम में चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग कराने का फैसला क्यों लिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी वोटिंग हुई। यहाँ की रणघाट दक्षिण पर 68%, रायगंज में 70%,
बगदा में 68% और मानिकटला में 54% वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिन 13 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल होता दिख रहा है। उपचुनाव में जनता का कहना है कि उन्होंने मुद्दों पर वोट किया है, तो वहीं राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि भारत में बेरोजगारी दर अपने 45 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। अब एक बार फिर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही कांग्रेस ने जनता को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ दी थी और इसके बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाने के मिशन पर हैं। सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने महिलाओं के, पिछड़ों के, किसानों के, युवाओं के मुद्दों को उठाया है और अब एक बार फिर युवाओं की समस्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए राहुल ने बड़ा बयान दिया है। अपने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित IIT जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। IIT में लगातार हो रहे प्लेसमेंट के पतन और एनुअल पैकेज में गिरावट बेरोजगारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति में और गहरा आघात कर रहे हैं। 2022 में 19% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और इस वर्ष वही दर बढ़कर दोगुना यानी 38% हो गया। सोचने वाली बात है कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का ये हाल है तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि आज का युवा बेरोजगारी से पूरी तरह टूट चुका है। पहले तो नौकरी नहीं और नौकरी मिले तो उचित आमदनी नहीं है। राहुल ने कहा प्रोफेशनल शिक्षा पाने में, उसकी पढ़ाई और तैयारी करने में माता पिता लाखों खर्च कर रहे हैं। विद्यार्थी ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स पर लोन लेकर पढ़ने पर मजबूर हैं और उसके बाद नौकरी ना मिलना या साधारण इनकम की प्लेसमेंट पाना उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा कर रही है। ये भाजपा की दुर्नीति और शिक्षा विरोधी नीयत का ही नतीजा है जो इस देश के मेधावी युवाओं का भी भविष्य अधर में है। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्ति दिलाने की कोई योजना भी है। विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा। उनके खिलाफ हो रहे इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा। एक तरफ मोदी सरकार रोजगार के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अयोध्या में भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को मिली हार के बाद अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी नेताओं में अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ मच गई है। इसके साथ ही जमीन घोटाले का मामला भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जो कि चर्चा का विषय रहा। अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। अयोध्या में जमीन घोटाले की खबरें सामने आई हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद से अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और दावा किया जा रहा है कि ये सर्किल रेट बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से नहीं बढ़ाया जा रहा है। जिन नेताओं ने अयोध्या में जमीन खरीदी है उसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी CM और बीजेपी नेता चोना मीन और कैसरगंज से सांसद करण भूषण सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े जिन नेताओं और अधिकारियों ने अयोध्या में जमीन खरीदी उनमें हरियाणा योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्या, विधायक अजय सिंह, यूपी के ADG अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजीव गुप्ता, यूपी के शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद पांडे और IPS अनूप सिंह का नाम शामिल है। जिन नेताओं ने जमीन खरीदी है उनमें से कई ने तो जमीन का कुछ हिस्सा मोटे मुनाफे पर बेच भी दिया है। जमीन के बंदर बांट और खरीद फरोख्त का काम पहले से ही चला आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ही जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। वैसे अयोध्या ही नहीं, यूपी के 75 में से 54 जिलों में 2017 के बाद सर्किल रेट नहीं बदला है, जिसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। अयोध्या में जहां बीजेपी नेताओं में जमीन खरीदने की होड़ मची है, तो वहीं बिहार में CM नीतीश कुमार की कमजोरी इस समय खुलकर सामने आ रही है। CM होते हुए उन्हें काम करवाने के लिए लोगों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के CM नीतीश कुमार ने JP गंगा पथ के तीसरे फेज का बुधवार को लोकार्पण किया। इस दौरान CM नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिससे सब चौंक गए। नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नीतीश कुमार अधिकारियों से पैर पकड़ने की बात कहते देखे जा रहे हैं। दरअसल लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के पूरा होने में विलंब होने पर अपनी नाराजगी जताई और अधिकारियों से कहा कि कहिए तो आपके पैर पकड़ लूं। इस दौरान नीतीश कुमार इंजीनियर के पैर पकड़ने भी लगे, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि सर ऐसा मत कीजिए। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोका।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार की हरकत देख सब चौंक गए और पीछे हट गए। वीडियो वायरल होने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए। तेजस्वी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही प्रधानमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर अधिकारी और यहाँ तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता हो। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने ऐसा किया हो। इससे पहले गांधी मैदान में भी उन्होंने एक अधिकारी के सामने हाथ जोड़ लिए थे। यहाँ तक कहा था कि कहो तो पैर भी छू ले, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे। एक तरफ नीतीश की हरकत ने सबको चौंका दिया है, तो वहीं हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किसानों के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने हलचल तेज कर दी है। कोर्ट के फैसले ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक अफरा तफरी मचा दी है। तो क्या है हाईकोर्ट का फैसला जिसने बढ़ाई बीजेपी सरकार की मुश्किलें? देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर किसानों के दिल्ली कूच की चर्चाएं तेज हो गई हैं। किसान एक लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस प्रदर्शन के दौरान कई किसान घायल हो गए, तो एक की जान भी चली गई। लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। वो आज भी हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब उनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हाईकोर्ट के वकील वासु रंजन शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। याचिका में बताया गया था कि आंदोलन के कारण 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि फरवरी 2024 से गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय हाईवे को बंद किया हुआ है, जिस कारण आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत ही रास्ता खुलवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले ने हरियाणा सरकार समेत केंद्र सरकार की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब किसानों का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसान अपनी मांग को लेकर एक बार फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं। 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें बजट भी पेश किया जाएगा और इससे पहले अपनी एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान सरकार पर हल्ला बोल सकते हैं। हालांकि अब तक किसानों की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच की खबर से मोदी सरकार टेंशन में आ गई है, तो वहीं पतंजलि और रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामदेव को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पतंजलि पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रामदेव की पतंजलि पर संकट गहराता जा रहा है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद अब पतंजलि को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल कंपनी के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कपूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 अगस्त 2023 को पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह बताया गया कि पतंजलि ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पतंजलि ने खुद ही अगस्त में आदेश जारी होने के बाद कपूर उत्पादों की सप्लाई की थी। बताया यह भी जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने एक हलफनामा दिया था, जिसमें बगैर शर्त माफी मांगी गई थी और कोर्ट के आदेश के पालन की बात कही गई थी। साथ ही कपूर उत्पादों की बिक्री की सारी जानकारी कोर्ट को दी गई थी। लेकिन मंगलम ऑर्गेनिक्स का दावा है कि पतंजलि ने जून 2024 के बाद भी प्रोडक्ट बेचे हैं। कोर्ट को जानकारी दी गई कि कपूर उत्पाद वेबसाइट पर 8 जुलाई तक उपलब्ध थे और ये जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई थी। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा है। साथ ही मंगलम ऑर्गेनिक्स को भी हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट रामदेव की माफी को स्वीकार करेगा? रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो विपक्ष भी राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में टकराव की खबर सामने आती रही है, तो वहीं अब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी हाईकमान को घेर लिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार गठन के बाद से ही आलोचनाओं से घिरती हुई नजर आ रही है। लगातार सरकार कभी विपक्ष के निशाने पर रही, तो कभी अपने ही पार्टी के नेताओं ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाई और अब राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद डोटासरा के बयान ने राजस्थान सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
डोटासरा ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में भजनलाल के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी हो रही है और सारी जानकारी बीजेपी के आला कमान को सौंपी जा रही है। डोटासरा ने कहा कि मंत्रियों की कैबिनेट में कोई पूछ नहीं है क्योंकि नौकरशाह प्रभुत्व रखते हैं। मंत्रियों के विशेष सहायक भी आदेश नहीं मान रहे हैं, बल्कि वे चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली में पार्टी सुप्रीमो के लिए जासूसी कर रहे हैं कि कौन सी फाइल कहां जा रही है। डोटासरा का कहना है कि सरकार में मंत्रियों की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रमुख ने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है कि एक मंत्री ने मुख्यमंत्री को 1 महीने पहले इस्तीफा भेज दिया, लेकिन सरकार इस्तीफे को स्वीकार या खारिज नहीं कर सकी। कृषि बजट को लेकर क्या उन्होंने मीणा से कोई चर्चा की या सलाह ली? ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक व्यक्ति ने दूसरे की ओर से तैयार किए गए बजट को पेश किया। ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान सरकार पर इस तरह से हमला किया गया हो। भजनलाल के मुख्यमंत्री चुने जाने के साथ ही ये सरकार इस तरह के आरोपों से घिरने लगी थी और अब एक बार फिर ये आरोप तेज हो गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ये बात तो सही है कि आजकल बिहार में पुल पर कोई भी चढ़ता होगा वो घबराता होगा। कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र लंबी हो। आज फिर वहाँ पर एक और पुलिया ध्वस्त हो गई। अब इन सब दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार आखिर कोई ना कोई तो होगा। कोई भरोसा नहीं कि सरकार इन सब को प्राकृतिक आपदा का हिस्सा बता दे। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।